एक टाइम पर अर्थ पर ना तो ह्यूमन से, ना एनिमल से, ना प्लांट्स से। फिर लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, कैसे एक स्पीशीज से हजार स्पीशीज बनी, और कैसे ह्यूमंस बिकेम द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज ऑन अर्थ। आज के इस वीडियो में तुम्हारी इवोल्यूशन की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, फ्रॉम एंशिएंट एंसेस्टर्स टू मॉडर्न ह्यूमंस। यू आर वॉचिंग साइंस हुआ। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज अडैप्टेटिव रेडिएशन। अडैप्टेटिव रेडिएशन हमें बताता है कि कैसे एक स्पीशीज स्प्लिट हो गई मल्टीपल न्यू स्पीशीज में, जिनकी अडेप्टेशन है वो अलग अलग है ड्यू टू देयर डिफरेंट एनवायरनमेंट और द वे ऑफ लिविंग देयर लाइफ। मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, अडेप्टेटिव रेडिएशन हम ये तब होता है जब कोई भी एक स्पीशीज स्प्लिट हो जाती है कई स्पीशीज में, मल्टीपल स्पीशीज में, जिनका जो अडेप्टेशंस होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि इनका जो लिविंग इन्वायरमेंट होता है वो अलग अलग होता है। तो उनकी बॉडी है वो उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेती है, और उसकी जो हैबिटेट है, अडेप्टेशंस है, फीचर्स है, वो चेंज हो जाते हैं। अब ये कब होता है? ये जनरली तब होता है जब एनवायरनमेंट में चेंज आए। जैसे कि अगर कोई भी स्पीशीज ने मल्टीपल स्पीशीज फॉर्म करी, फिर वो स्प्लिट हो गई अलग अलग जगह पे, तो वहाँ पे अलग अलग जगह होंगी, तो उनका एनवायरनमेंट भी अलग अलग होगा, कुछ का फेवरेबल होगा, कुछ का अनफेवरेबल होगा। तो जब न्यू एनवायरनमेंट में स्पीशीज इंट्रोड्यूस होती है तो अडैप्टेटिव रेडिएशन अकर होता है। जैसे कि अगर वॉल्केनिक आइलैंड फॉर्मेशन हुआ, तो ये न्यू एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पे अडैप्टिव रेडिएशन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये जनरली यहाँ पर हो सकता है। सेकेंड इज मास एक्सटेंशन होना। जब मास एक्सटेंशन होता है तो उसकी वजह से जो ये क्या करता है, मास एक्सटेंशन की वजह से वो एम्प्टी इकोलॉजिकल नाइक से छोड़ देता है। जो मास एक्सटेंशन होता है तो उसकी वजह से इकोलॉजिकल नाइक से वो एम्प्टी रह जाते हैं, इससे भी अडैप्टिव रेडिएशन होता है। और थर्ड थर्ड कंडीशन होती है जब न्यू ट्रेड इवॉल्व होती है, दैट ओपन्स न्यू अपॉर्चुनिटी। जब न्यू ट्रेड किसी भी स्पीशीज या किसी भी प्रोजेनी में इवॉल्व होती है, न्यू न्यू कैरेक्टरिस्टिक अगर प्रोजेनी में आ रही है, तो उस तो भी अडैप्टिव रेडिएशन होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो डार्विन फिंचेस में क्या था, वो अपने मेनलैंड दैट इज साउथ अमेरिका से वो फ्लाई कर गए थे टू गैलापागोस आइलैंड। तो ये इन्वायरमेंट का चेंज हुआ, और जिसकी वजह से जो उनका फूड अवेलेबिलिटी थी तो अलग अलग थी, और फूड अवेलेबिलिटी थी, तो उन्होंने क्या किया, उनका जो फीडिंग नेचर था वो चेंज कर लिया, क्योंकि उनकी जो बीक थी वो अलग अलग साइज थी। तो उनका जो फूड रिसोर्स था उसको चेंज कर लिया। जो बड़ी बीक वाले थे वो फ्रूट्स वगैरह खाते थे, लार्ज सीड्स खाते थे, और जो छोटी बीक वाले थे वो स्मॉल सीड्स खा सकते थे सिर्फ, और जो मीडियम वाले थे वो फ्रूट्स खा सकते थे। तो इससे वेरिएशन आ गई बर्ड्स में। तो इससे एक ही स्पीशीज से जब मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्पीशीज बने तो उसे हम कहते हैं अडैप्टिव रेडिएशन। तो ये शो करता है डार्विन फिंचेस। सेकेंड वन इज मैमल्स आफ्टर डायनासोर एक्सटेंशन। डायनासोर एक्सटेंशन के बाद जो मैमल्स इवॉल्व हुए वो भी अडैप्टिव रेडिएशन को शो करते हैं। चिचलेट फिशेज इन अफ्रीकन लेक्स। जो चिचलेट फिश होती है अफ्रीकन लेक्स की, वो भी अडैप्टिव रेडिएशन शो करती है। ये चिचलेट फिश क्या है, इसके बारे में हम बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में बात करेंगे, इस वाले चैप्टर में नहीं। फोर्थ वन इज मार्सुपियल्स इन ऑस्ट्रेलिया। जो मार्सुपियल मैमल्स है ऑस्ट्रेलिया में, वो भी अडैप्टिव रेडिएशन शो करते हैं। अब अडैप्टिव रेडिएशन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक स्पीशीज से मल्टीपल स्पीशीज होते हैं जिनकी अडैप्टेशन और हैबिटेट अलग अलग होती है। तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं, क्योंकि इसमें जो स्पीशीज है वो डाइवर्ज हो रही है एक दूसरे से कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी अलग अलग हो रही हैं। इससे जो अडैप्टिव रेडिएशन है वो शो करता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसेंटल मैमल। प्लेसेंटल मैमल क्या होता है? प्लेसेंटल मैमल अडैप्टिव रेडिएशन का ही एग्जाम्पल है। ये ऐसे मैमल्स होते हैं जिसमें जो बेबी होता है वो मदर की यूट्रस में ही ग्रो होता है, नरिश होता है, डेवलप होता है, और इसको नरिशमेंट मिलती है थ्रू अ टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर
बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा हमारी बॉडी में ही यूट्रस में प्रेजेंट होता है, मदर की बॉडी में, जिसमें बेबी प्रेजेंट होता है। और जो प्लेसेंटा होता है वो कनेक्ट करता है मदर को और बेबी को, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है बेबी के न्यूट्रिएंट सप्लाई के, ऑक्सीजन ट्रांसफर के और वेस्ट रिमूवल से प्लेसेंटा में कैपिलरीज वगैरह, ब्लड वेसल्स वगैरह होती है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट सप्लाई और ऑक्सीजन ट्रांसफर और वेस्ट रिमूवल होता है फ्रॉम मदर एंड बेबी, एक्सचेंज हो जाता है। अब जैसे कि ह्यूमंस में ये होता है, डॉग्स में, कैट्स, एलिफेंट्स एंड व्हेल्स, तो ये सब हैं वो प्लेसेंटल मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। अब कुछ प्लेसेंटल मैमल्स ये रहे, ये हैं मोल, एंट ईटर, माउस, लीमर, फ्लाइंग स्क्विरल, बॉबकैट, वॉल्फ। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ने ये कुछ मैमल्स के नेम पर्टिकुलरली चूज कर रहे हैं लिए फॉर डिफाइनिंग द प्लेसेंटल मैमल्स। ओके, अब ये बात रही प्लेसेंटल मैमल की। अब बात करते हैं मार्सुपियल मैमल। मार्सुपियल मैमल ऐसे मैमल होते हैं जिसमें जो बेबी होता है वो डेवलप तो मदर के पास होता है, पर वो डेवलप होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एक पाउच प्रेजेंट होता है ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ द, मतलब आउटर सरफेस पे एक पाउच प्रेजेंट होता है, जैसे कि कंगारू में प्रेजेंट होता है, ऐसे ही पाउच स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो मैच्योर बेबी है वो डेवलप होता है आफ्टर द बर्थ। ओके, इसकी जो मेन कैरेक्टर्स है, इसमें क्या होता है, जो यंग वंस है वो बॉर्न होते हैं अंडर वेरी वेरी अंडर डेवलप्ड। इसमें क्या होता है, जो बेबी होता है वो पूरा डेवलप नहीं हो पाता, डेवलपमेंट से पहले ही वो बॉर्न हो जाता है, और फिर बॉर्न हो जाता है तो उस बेबी को क्या करते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में कैरी करते हैं ताकि वो उसका जो डेवलपमेंट है वो वहाँ पे पूरा हो सके। बेबी क्या करता है, वो क्रॉल करता है ना मदर पाउच, पाउच के अंदर वो क्या करता है, जो मदर होती है वो फीड कर देती है, और जो बेबी होता है वो कंप्लीट डेवलप हो जाता है, तब भी वो उस पाउच से निकल पाता है, जैसे कि कंगारू में होता है, कोआला, वॉम्बैट और पैसम। ओके, ये रहे मार्सुपियल मैमल। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन मैमल। ऑस्ट्रेलियन मैमल सिंपली जो मैमल्स ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियन मैमल। ऑस्ट्रेलियन मैमल्स में थ्री कैटेगरीज आती, मतलब ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइप्स के मैमल्स मिलते हैं। मार्सुपियल मैमल, जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी, मोनोस्ट्रीम्स एंड प्लेसेंटल मैमल। मार्सुपियल मैमल जैसे फॉर एग्जांपल कंगारू एंड कोआला। मोनोट्रीम्स ऐसे मैमल जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं, जिनकी जो डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी होता है वो आउटसाइड होता है, नॉट इन द इनसाइड ऑफ द मदर, जो आउटसाइड मतलब एग लेइंग ओविपैरस जो होते हैं वो, उन मैमल्स को हम कहते हैं मोनोट्रिम्स, जैसे कि प्लेटिपस एंड एकिडिना। ओके, प्लेसेंटल मैमल्स अभी मैंने बताया जिसमें जो बेबी होता है वो मदर की बॉडी के अंदर फुली डेवलप्ड होता है, फिर उसके बाद ही उसका बर्थ होता है, जैसे कि बैट्स, व्हेल्स, रोडेंट, इसमें कैट, डॉग, ह्यूमन भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलियन मैमल्स जैसे कि मार्सुपियल, एंटीटर, जो एनसीईआरटी ने लिए हैं फॉर डिफाइनिंग द ऑस्ट्रेलियन मैमल। मार्सुपियल एंटीटर, मार्सुपियल माउस, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फैलेंजेस, टास्मानियन टाइगर एंड टास्मानियन वॉल, ये कुछ ऑस्ट्रेलियन मैमल्स हैं जिनको एनसीईआरटी ने एज ए एग्जाम्पल मेंशन करा है। अब प्लेसेंटल और मार्सुपियल मैमल्स का कनेक्शन क्या है, जो मोल है अभी मैंने दिखाए थे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये सारे एग्जांपल हैं, ये मार्सुपियल मैमल्स के एग्जांपल, ये प्लेसेंटल मैमल के एग्जांपल। तो जो मोल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मार्सुपियल मोल को, और जो एंटीटर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नमपैड को, माउस रिप्रेजेंट्स मार्सुपियल माउस, लीमर, स्पॉटेड कस्कस, बॉबकैट, टास्मानियन टाइगर कैट, वॉल्फ और टास्मानियन वॉल्फ। ये ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी जो कैरेक्टर्स है वो जनरली सिमिलर है, सेम है, इससे ये डिनोट करते हैं, ये डिनोट कर सकते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि इनकी जो कैरेक्टर्स है, इनकी जो फीचर्स है वो सिमिलर टाइप है। ये प्लेसेंटल है, ये मार्सुपियल है, पर उनके कैरेक्टर्स एक सिमिलर है, तो इसलिए ये जो मैमल्स है, ये जो एनिमल्स है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऐसे ऑर्गन्स शो करते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर तो अलग अलग होता है पर जो फंक्शन होता है वो सेम होता है, जैसे कि एनालॉगस ऑर्गन। ओके,
अब नेक्स्ट बात करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक ऐसा सिस्टम है जो डिवाइड करता है ह्यूमन हिस्ट्री को डिफरेंट टाइम पीरियड्स में बेस्ड ऑन मेजर जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल इवेंट। सिंपली जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक सिस्टम है जिसमें जो अर्थ की हिस्ट्री है वो डिवाइड हो जाती है अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड बायोलॉजिकल टाइम स्केल। इसमें क्या होता है, जो सबसे पुराना होता है, जो सबसे छोटा होता है, सबसे पुराना होता है वो होता है ईयन, देन एरा, देन कम पीरियड एंड देन लास्ट इपॉच। इसके अकॉर्डिंग जो अर्थ की हिस्ट्री है उसको डिवाइड किया गया है। और जो मेजर जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसके अकॉर्डिंग जो ईयन और एरा है उसमें प्री कैम्ब्रियम के टाइम पे अर्थ का ओरिजिन हुआ और फर्स्ट लाइफ फॉर्म हुई। एंड पैलेसोइक एरा में इन्वर्टिब्रेट्स फॉर्म हुए, फिशेस एम्फिबियंस अपेयर हुए। मीसोजोइक एरा में रेप्टाइल्स आए और डायनासोर्स आए। एंड कीनोजोइक एरा में मैमल्स आए एंड ह्यूमंस आए। तो जो ह्यूमंस का इवोल्यूशन वो हुआ कीनोजोइक एरा में। ये एरा है जिस टाइम मतलब अर्थ की हिस्ट्री को, अर्थ की जो इवोल्यूशन हो रहा है उसको डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल इवेंट्स। तो उसको हम कहेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, मतलब इवेंट्स को डिवाइड कर दिया फॉर इजीली स्टडिंग और क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इवोल्यूशन हमने पढ़ लिया, इवोल्यूशन हमने पढ़ा कि अर्थ का ओरिजिन कहाँ से हुआ, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, डायनासोर कैसे आए, कब आए, इन्वर्टिब्रेट्स कब आए, जॉलेस फिश कब आए। तो इसका अगर हम ओवरऑल निकालें तो इसका अगर हम ओवरऑल निकालेंगे तो इसका जो टाइम पीरियड है वो हम ये निकाल सकते हैं। मतलब ये है इसका टाइम पीरियड कि किस टाइम पीरियड पे कौन सा इवेंट हुआ। तो उसको हम देखते हैं, जैसे कि 20 बिलियन ईयर हो, बी वाई स्टैंड फॉर बिलियन ईयर अगो। तो 20 बिलियन ईयर अगो पहले यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। देन 4.5 बिलियन ईयर अगो अर्थ का ओरिजिन आया। उसके 500 मिलियन ईयर अगो मतलब 4 बिलियन ईयर अगो ओरिजिन ऑफ लाइफ का ओरिजिन हुआ। 3 बिलियन ईयर अगो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई। 2 बिलियन ईयर अगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई। मतलब जो 2 बिलियन ईयर अगो पहले फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई, पहले आई नॉन सेलुलर देन कम सेलुलर। ओके, फिर 650 मिलियन ईयर हुआ, एफ आई स्टैंड फॉर मिलियन ईयर अगो। डायनासोर क्या हुआ, वो डिसअपियर हो गए। 500 मिलियन ईयर अगो इन्वर्टिब्रेट्स, 350 मिलियन ईयर अगो जॉलेस फिश, 320 मिलियन ईयर अगो सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एंड 200 मिलियन ईयर अगो रेप्टाइल्स डोमिनेट। तो ये अकॉर्डिंग टू द स्टडी, अभी तक हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग हमने ये डाटा निकाला है साइंटिस्ट में बाय स्टडिंग फॉसिल्स एंड डिफरेंट टेक्निक्स। तो उन्होंने ये अकाउंट इवोल्यूशन का फाइंड किया। ठीक है, तो इससे हम मतलब इसको लर्न कर लेना ये हेल्पफुल होता है। जनरली 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स का ओरिजिन कितने टाइम पहले हुआ, तो 20 बिलियन ईयर अगो। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस डाटा को याद रखना। अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। क्या होता है जो, हाँ, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे वो माना जाता है कि वो लैंड पर जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन्वेड हुए, जो आए लैंड पर, वो थे प्लांट्स। सेकेंड इज द एम्फिबियंस से, वो रेप्टाइल से ही इवॉल्व होते हैं। जो रेप्टाइल्स हैं वो एम्फिबियंस से इवॉल्व हुए। रेप्टाइल्स कहाँ से बने, रेप्टाइल्स एम्फिबियंस की ही कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस करते हैं, उन्हीं से इवॉल्व हो गए। उसमें जनरली एम्फिबियंस की कैरेक्टरिस्टिक बट कुछ चेंज आ गए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस। अब क्या हुआ, जो इस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी ने बताया कि जो नेक्स्ट मिलियन ईयर अगो है और उसके बाद भी जो रेप्टाइल्स हैं उनकी जो डिफरेंट शेप्स और साइज है वो डोमिनेट कर गई। मतलब ये रही इवोल्यूशन हिस्ट्री। तो इसके मतलब 200 मिलियन ईयर अगो जो रेप्टाइल्स थे उसमें उनकी जो शेप और साइज थी वो डोमिनेट कर गई, जिसकी वजह से जो रेप्टाइल्स की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर गई। ड्यूरिंग 200 मिलियन ईयर अगो, मतलब आज से 200 मिलियन ईयर अगो जो रेप्टाइल्स थे, जो लैंड रेप्टाइल्स थे, जो लैंड पर ही रहते थे, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या करा, वो पानी में चले गए, बैक इनटू वाटर।
और फिर इवॉल्व हो गए इनटू फिश लाइक रेप्टाइल्स। फिर फिश लाइक रेप्टाइल में वो इवॉल्व हो गए और उनमें कैक्टस आ गई, फिश लाइक कैक्टस। अब एक डायनासोर था टिरानो रैक्स डायनासोर, वो सबसे बड़ा डायनासोर था जिसकी हाइट थी 20 फीट इन हाइट। और उसका जो मतलब उसमें क्या था, उसमें ह्यूज फियरसम ड्रैगन लाइक टीथ थे। टिरानोसॉरस रेक्स इस मतलब इसको हम बोल सकते हैं, मतलब सॉरी, ये बिगेस्ट डायनासोर है अभी तक अर्थ पे जो स्टडी करा गया है, जिसकी हाइट 20 फीट इन हाइट है और उसके जो टीथ हैं वो ह्यूज फियरसम ड्रैगन लाइक है। ओके। अब 650 मिलियन ईयर अगो, आज से 650 मिलियन ईयर अगो जो डायनासोर थे वो डिसअपियर हो गए। जो फर्स्ट मैमल थे वो थे शूज लाइक थे और उसके जो फॉसिल्स हमें मिले वो स्मॉल साइज थे। ठीक है, तो ये कुछ डाटा है इवोल्यूशन का जो हमें स्टडी करके, मतलब जो साइंटिस्ट ने स्टडी करके हमें बताया। अब बात करते हैं इवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के इवोल्यूशन हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। सब कुछ जो है वो रेप्टाइल से स्टार्ट हुआ। जो रेप्टाइल से उनके दो ब्रैकेट्स निकली, सौरोप्सिड एंड सिनैप्सिड। सबसे पहले हम बात करते हैं सौरोप्सिड। जो सौरोप्सिड से वो इवॉल्व हो गए थिकोडोंट। जो सौरोप्सिड में क्या था, सौरोप्सिड जैसे कि टर्टल, टुआ टर्टल, लिजर्ड और स्नैक, वो इवॉल्व हो गए थिकोडोंट। थिकोडोंट में क्या थे, क्रोकोडाइल, डायनासोर और बर्ड्स। फिर जो दूसरी ब्रैकेट की अगर हम बात करें विच इज सिनैप्सिड। सिनैप्सिड थे, उन्होंने आगे चल के मैमल्स बनाए। सिनैप्सिड ने सबसे पहले क्या करा, वो इवॉल्व हो गए पेलिकोसॉरस में। पेलिकोसॉरस फिर इवॉल्व हो गए थेराप्सिड में एंड थेराप्सिड लास्ट इवॉल्व टू मैमल्स। जो आज मैमल्स हैं वो इवॉल्व हुए फ्रॉम रेप्टाइल्स। ओके। और इसमें जो बर्ड्स, अगर हम यहाँ पे थिकोडॉन देखें तो वो भी रेप्टाइल से इवॉल्व हुए। तो जो बर्ड्स है वो भी इवॉल्व हुए कहाँ से, रेप्टाइल से। ओके। तो मैमल्स, बर्ड्स, डायनासोर, क्रोकोडाइल, ये सब ओरिजिनेट हुए फ्रॉम रेप्टाइल्स। तो मेन मतलब सब सब इवॉल्व हुआ फ्रॉम रेप्टाइल्स। ओके। तो ये रही इवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ, ब्रीफ इवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब हम प्लांट इवोल्यूशन की अगर बात है, ये एनसीईआरटी का डाटा है जो उसने प्रोवाइड करा। अगर इसको मैंने सिंपली रिप्रेजेंट करा है इस फॉर्म में, इस फ्लो चार्ट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लांट इवोल्यूशन। प्लांट इवोल्यूशन में क्या था, सबसे पहले क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स से, क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स इवॉल्व हुए ब्रायोफाइट्स में। फिर क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स से वो इवॉल्व हो गए ट्रैक्योफाइट में। ट्रैक्योफाइट इवॉल्व हो गए राइनिया टाइप प्लांट में। राइनिया टाइप प्लांट में उसने फॉर्म करा आर्बोरिसेंट लिकोपॉड्स एंड हर्बिशियस लिकोपॉड्स। फिर राइनिया टाइप प्लांट थे वो इवॉल्व हो गए साइलोफाइटॉन। साइलोफाइटॉन थे उसमें उस जैसे कि फर्न्स, जिंकोस, कॉनिफर्स, जिनाटिस एंड स्पिनॉइड्स। फिर जो साइलोफाइटॉन थे उसने एक और ब्रैकेट फॉर्म करा विच इज प्रोजिम्नोस्पर्म। प्रोजिम्नोस्पर्म में दो टाइप्स ऑफ सीड फर्न्स थे, फर्स्ट इज डाइकॉट एंड मोनोकॉट। इसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स के सीड्स के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके। तो ये रही ब्रीफ इवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ प्लांट, कैसे प्लांट इवोल्यूशन हुए। तो सबसे पहले एंसेस्टर थे वो थे क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स। ओके। अब रेप्टिलियन एंसेस्टर्स की हम बात करें, रेप्टिलियंस में क्या था, इसमें हम बात करेंगे डायनासोर एंसेस्टर्स की। इसने तीन कैटेगरी में इवॉल्व हुए। जो रेप्टिलियन एंसेस्टर थे वो तीन कैटेगरी में इवॉल्व हुए। फर्स्ट इज स्टेगोसॉरस। इनकी जो बैक थी, उनकी बैक सेरेटेड थी और टेल थी वो लॉन्ग थी। फिर ये इवॉल्व हो गए 3R डायनासोर। वो डायनासोर जो सिर्फ 3R तक ही थे वो थे ट्रिसेप्टर्स, ट्राइसेराटॉप्स। वो थे ट्राइसेराटॉप्स। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि नेम द 3R डायनासोर इवॉल्व्ड फ्रॉम स्टेरगोसॉर्स। तो वो है ट्राइसेराटॉप्स। अगर हम सेकंड कैटेगरी की हम बात करें तो सेकंड कैटेगरी जो रेप्टिलियन से इवॉल्व है वो थे आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स इवॉल्व हो गए क्रोकोडाइल में। क्रोकोडाइल फिर इवॉल्व हो गए प्रीटेंडॉन। प्रीटेंडॉन थे वो फ्लाइंग रेप्टाइल थे। फ्लाइंग रेप्टाइल थे मतलब वो रेप्टाइल थे पर वो उड़ सकते थे। ओके। और फिर थर्ड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो है ब्रैकियोसॉरस। ब्रैकियोसॉरस एक टाइप के रेप्टाइल से जिनकी जो नेक थी वो लॉन्ग थी और टेल थी वो भी लॉन्ग थी। जो आर्कियोप्टेरिक्स है उनकी
टेल नहीं थी, पर जो स्टेगोसॉरस और ब्रैकियोसॉरस है उनकी टेल थी। फिर ये इवॉल्व हो गए इन अ बिगेस्ट, मतलब अभी पढ़ा था ना थोड़े पहले, बिगेस्ट डायनासोर। तो ये जो ब्रैकियोसॉरस है वो उसी से टिरानोसॉरस इवॉल्व हुए। टिरानोसॉरस रेक्स इज द बिगेस्ट डायनासोर। तो ये रही डायनासोर की इवोल्यूशन हिस्ट्री की, ऐसे डायनासोर इवॉल्व हुए। अब इसमें क्या था, हमने इवोल्यूशन हिस्ट्री पढ़ी ऑफ प्लांट एंड रेप्टाइल्स एंड डायनासोर्स। तो इसमें हमने देखा कि जो कनेक्टिंग लिंक थी, एक मिसिंग लिंक थी। इसमें क्या था, जो फॉसिल्स है एक बीच के, वो मिसिंग थे बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में वो कहाँ से कनेक्ट हो रहे, तो इन दोनों के बीच के जो फॉसिल्स है वो मिसिंग थे। रेप्टेलियन कैरेक्टर थी, वो थी टेल और टीथ, और जो एव्स कैरेक्टर दैट इज बर्ड्स कैरेक्टर विच इज बीक एंड फेदर। तो इन दोनों का कोई मैच तो है नहीं, तो इन दोनों के बीच में जो लिंक थी कि कैसे ये दोनों लिंक हुए, तो वो लिंक एब्सेंट थी। इसलिए इसके जो फॉसिल्स है वो हमें अभी तक नहीं मिले। अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ अ मैन। मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। जो ह्यूमन है वो बिलोंग करते हैं फ्रॉम क्लास मैमल एंड ऑर्डर प्राइमेट। अब प्राइमेट थे वो भी 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गए, मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस। जो बेबी एक बेबी का चिंपैंजी होता है, सॉरी, बेबी चिंपैंजी का स्कल होता है, उस वो देखा गया, उसको हमने स्टडी करा। तो ऐसा देखा गया, तो जो चिंपैंजी का बेबी होता है उसका स्कल होता है, उस वो सेम सिमिलर होता है टू द ह्यूमन स्कल रेदर देन अडल्ट स्कल। मतलब उसका जो स्कल है वो ज़्यादा मैच करता है फ्रॉम अ ह्यूमन स्कल, और कम मैच करता है इनटू अ अडल्ट चिंपैंजी स्कल। तो जिससे हमें पता चलता है कि वो इवॉल्व हुए फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। तो हम देख सकते हैं कि इस मतलब इस हिंट से हमें हमने पता लगाया है कि जो ह्यूमन है वो इवॉल्व हुए फ्रॉम फ्रॉम चिंपैंजी। अब हम इवोल्यूशन ऑफ अ मैन, मतलब मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो ये कुछ स्टेजेस है विच इज 7 स्टेजेस जहाँ से मैन का इवोल्यूशन हुआ। फर्स्ट वन इज ट्रायोपिथिकस। ये सबसे पुराने ये एंसेस्टर्स है ट्रायोपिथिकस। देन कम्स टू रामापिथिकस, देन ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नीदरलैंड, कोमैग्नॉन एंड होमो सेपाइंस। अब इसको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसलिए इसको इस ट्रिक से याद कर लो, जिसकी डॉक्टर, राम, ऑस्ट्रेलिया, मैं, हैन, लाई। अब डी फॉर ड्रायोपिथिकस, आर फॉर रामापिथिकस, ए फॉर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, एच फॉर होमो हैबिलिस, ई फॉर होमो इरेक्टस, एन फॉर नीदरलैंड। एंड देन ये तो खुद से याद कर लेना। तो ये याद करना ज़रूरी है, इसको पूछ लिया जाता है कि ना, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ये जो 7 स्टेजेस है वो अ, वो वहाँ पे अगर लिखोगे तो इम्प्रेशन अच्छा रहेगा, और इसलिए इस वाले जो ये जो स्टेजेस है वो याद कर लेना। ओके। अब एक एक करके हम इन सारी स्टेजेस को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज ट्रायोपिथिकस। ट्रायोपिथिकस है वो एंसेस्टर से फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ये 15 MYA मिलियन ईयर अगो थे। इनकी जो बॉडी थी वो हेयर लाइक थी, और ये वॉक करते थे लाइक अ गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। इनके जो कैरेक्टर्स थे वो एप लाइक कैरेक्टर्स थे, मतलब मंकी लाइक कैरेक्टर्स इसमें ज़्यादा थी। फिर नेक्स्ट वन इज रामापिथिकस। रामापिथिकस इज 15 मिलियन ईयर अगो। मतलब ये दोनों थे वो एक ही टाइम पे इवॉल्व हुए थे। इनकी जो बॉडी थी वो हेयरी थी, और ये वॉक करते थे लाइक अ गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, और इसके जो कैरेक्टर्स थे वो मैन लाइक थी। फिर रामापिथिकस से ही ऑस्ट्रेलोपिथिकस इवॉल्व हुए इसी से, ये एक्सटेंड हो गए। फिर रामापिथिकस से ऑस्ट्रेलोपिथिकस इवॉल्व हुए, जिनकी जो टाइम था वो था 3 to 4 मिलियन ईयर अगो। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 500 cc, एंड इन्होंने शो करा था फर्स्ट बाइपेडल मूवमेंट। ये फ्रूट खाते थे। इन्होंने स्टोन वेपन्स फर्स्ट टाइम यूज़ करे थे। इनकी हाइट ज़्यादा नहीं थी, बस लास्ट 4 फीट तक ही इनकी हाइट थी। फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस से वो इवॉल्व हो गए इनटू होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी 650 to 800 cc। ये टूल मेकर थे, इन्होंने टूल्स बनाए थे, वेपन्स बनाए थे। इन्होंने क्या किया था, वो
जनरली शायद मीट नहीं खाते थे और इनमें कैरेक्टरिस्टिक थी वो एबल मैन लाइक कैरेक्टर्स थी। फिर ये होमो हैबिलिस ही इवॉल्व हो गए इनटू होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का टाइम था 1.5 मिलियन ईयर अगो। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 900 सीसी। ये इरेक्ट पोस्चर फर्स्ट टाइम इनमें इन्होंने शो करा था। ये फायर यूज़ करते थे, जनरली मीट नहीं खाते थे। 1891 में क्या हुआ, होमो इरेक्टस का एक फॉसिल मिला जिससे हमने बोला जावा मैन, जिससे साइंटिस्ट ने निकाला कि होमो इरेक्टस की स्टेज को। फिर होमो इरेक्टस ही थे वो इवॉल्व हो गए इनटू नीदरलैंड एंड क्रोमैग्नन। नींडरथल मैन थे, उनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो थी 1400 सीसी। ये जनरली प्रोबेबली ये लिव रहते थे सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया में अप्रॉक्सीमेटली 40,000 टू 1 लाख ईयर पहले। इनकी जो बॉडी थी उन्होंने फर्स्ट टाइम कवर करा था बाय यूजिंग लीव्स और एनिमल स्किन। ये इन्होंने क्या किया था, जो डेड वन थे जो मर जाते थे उनको प्यूरेट कर दिया था, उनको दबा दिया था, दफना दिया था और उसके ऊपर फ्लावर रख दिए थे। तो ये नींडरथल मैन ने ये फर्स्ट पहली बार करा था। फिर देन सेकेंड ब्रांच जो होमो इरेक्टस से इवॉल्व हुई दैट इज क्रोमैग्नन थे। उनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो थी 1650 सीसी। ये केव पेंटिंग्स बनाते थे। एक केव पेंटिंग फाउंड हुई इन अ भीमबेटका की एक गुफा थी, वहाँ से एक केव पेंटिंग मिली ऑफ मध्य प्रदेश। फिर क्रोमैग्नन से ही होमो सैपियंस इवॉल्व हुए। तो हमारे जो होमो सैपियंस जो आज चल रहे हैं वो इवॉल्व हुए फ्रॉम अ क्रोमैग्नन। इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो है 1350 सीसी। जो मॉडर्न ह्यूमन सैपियन है वो अप्रॉक्सीमेटली 75,000 टू 1 लाख 75,000 टू 10,000 ईयर्स पहले की, मतलब इतने टाइम बाद ह्यूमन होमो सैपियंस इवॉल्व हुए। ह्यूमन सेटलमेंट हुआ, एग्रीकल्चर हुआ और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। तो आज जो स्टेज चल रही है विच इज़ नोन एज होमो सैपियन। तो ये रहा पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन। हमने पूरा इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ लिया इन अ पार्ट्स, मतलब पार्ट्स में पढ़ा था। अब हमने पढ़ा था केमिकल इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में इससे पहले वाले पार्ट्स में। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इनकी जो स्टेज होती है, केमिकल इवोल्यूशन की जो स्टेज होती है वो बिफोर लाइफ होती है, लाइफ से पहले होती है। और जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में क्या होता है, इनकी जो स्टेज होती है वो आफ्टर लाइफ होती है। केमिकल इवोल्यूशन ने फोकस करा था ओरिजिन ऑफ लाइफ पे, और जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन था उसने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ पे अपना फोकस शो करा था। जो केमिकल इवोल्यूशन थे उसकी जो यूनिट थी वो उसमें मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे, और जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन थे उसमें ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन इन्वॉल्व थे। इसकी जो मैकेनिज्म था केमिकल इवोल्यूशन का था वो केमिकल रिएक्शंस का था, और जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का था वो नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड एक्सेट्रा, उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन वगैरह इन्वॉल्व थे। केमिकल इवोल्यूशन का अगर हम एग्जांपल है, जैसे कि मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट करा था उसमें अमीनो एसिड फॉर्म हुए, तो वो एक केमिकल इवोल्यूशन का एग्जांपल है मिलर एक्सपेरिमेंट। और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का एग्जांपल है डार्विन फिंचेस। ओके, तो कुछ एमसीक्यू हैं, कुछ नीट पीवाईक्यूज हैं जो इस चैप्टर से आए हैं, तो उसको हम देखते हैं। अब फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थ्योरी इवोल्यूशन इज ड्राइवन बाय। डार्विन के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन कहाँ से आया, इवोल्यूशन तो यूज एंड डिसयूज ऑर्गन ये दिया था लैम्बार्क ने, तो ये अकॉर्डिंग टू डार्विन नहीं था। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर ये भी लैम्बार्क ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन तो दिया था पर ओनली नहीं था, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज सी, नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने अपनी थ्योरी में विच इज नोन एज डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो उसमें उसने नेचुरल सिलेक्शन को बताया था कि नेचुरल सिलेक्शन से ही इवोल्यूशन हुआ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ये बोलते हैं द विंग्स ऑफ अ बैट एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई आर, मतलब जो विंग्स ऑफ अ बैट के विंग है और बटरफ्लाई के विंग है वो कैसे हैं, किस टाइप्स के ऑर्गन है। तो होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, वेस्टिकल ऑर्गन, रेट्रोग्रेसिव ऑर्गन, इनके बारे में हमने नहीं पढ़ा, तो ये
करेक्ट नहीं है। अब इन दोनों के बारे में बात करें। अब विंग्स ऑफ बैट और बटरफ्लाई है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो तो अलग अलग होता है पर फंक्शन सेम होता है उड़ने का। और ऐसी स्ट्रक्चर जिनका फंक्शन सेम हो पर स्ट्रक्चर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग हो तो वो ऑर्गन्स होते हैं एनालॉगस ऑर्गन। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन कौन से ऑर्गन होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर होता है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है पर जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है ड्यू टू देयर डिफरेंट अडेप्टेशन। तो इसमें जो होमोलोगस ऑर्गन है विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट नहीं है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है पर फंक्शन सेम होता है। थॉर्न्स ऑन बोगेनवेला एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा ये सही है क्योंकि जो ये दोनों है वो एक्सिलरी बर्ड है, मतलब मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड है दोनों, पर इनका फंक्शन अलग अलग है। थॉर्न का प्रोटेक्शन है एंड टेंड्रिल का थॉर्न इज फॉर प्रोटेक्शन एंड टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग। ओके, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल नहीं है क्योंकि इनका फंक्शन सेम होता है एंड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल एंड फिन्स का भी अलग अलग फंक्शन होता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज एन एग्जांपल हो। हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म के बारे में इन अ मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में हमने इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म के बारे में बात करा था। तो वो किसका एग्जांपल है? अडैप्टिव रेडिएशन नहीं, नेचुरल सिलेक्शन यस, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जिसमें क्या हुआ था, हमने क्या देखा था, बिफोर पॉल्यूशन एंड आफ्टर पॉल्यूशन थे तो नेचुरली सिलेक्ट हुए थे लाइट विंग मॉथ एंड डार्क विंग मॉथ। बिफोर पॉल्यूशन थे नेचुरली इन्वायरमेंट ने क्या करा था, इन्वायरमेंट ने लाइट विंग मॉथ को सिलेक्ट करा था नेचुरली, और आफ्टर पॉल्यूशन डार्क विंड मॉथ को सिलेक्ट करा था। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो वो बोलता है अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। व्हाट डज 2pq रिप्रेजेंट? इसमें बोला है कि जो हार्डी-वेनबर्ग की इक्वेशन है वो उसमें जो 2pq है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। जो हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है जिसमें डोमिनेंट और रिसेसिव एलील दोनों प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है हेटेरोजाइगस जीनोटाइप 2pq। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विच साइंटिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। किस साइंटिस्ट ने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स प्रपोज करी थी? वो थे लेमार्क ने। लेमार्क ने अपनी थ्योरी में लेमार्किस में थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को प्रपोज करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अडैप्टिव रेडिएशन इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय। अडैप्टिव रेडिएशन सबसे ज़्यादा कैसे, मतलब का एग्जाम्पल क्या है? विच इज़ डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस से ही अडैप्टिव रेडिएशन शो होता है। द थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन वाज प्रपोज बाय। केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी को किसने प्रपोज करा था? वो था ओपेरन एंड हेल्टिन ने। तो ये रहे कुछ नीट PYQs जो हमने सॉल्व करे। अब हमने पूरा चैप्टर पढ़ा इवोल्यूशन। हमने देखा एक सिंगल एंसेस्टर से शुरू हुई लाइफ की जर्नी आज मॉडर्न ह्यूमंस तक पहुंच गई है, फ्रॉम सर्वाइवल से इंटेलिजेंट तक टू सिविलाइजेशन तक। और ये सब स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुआ, आगे भी इसका इवोल्यूशन चलता रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर मोर वीडियोज़। सब्सक्राइब साइंस अवर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।